नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। ये कोई जल्दी अमीर बनने का नुस्खा नहीं है, बल्कि पैसे को देखने का, उसके साथ जीने का एक अलग नजरिया है। हाँ, कैसे हमारी सोच मतलब बचत, खर्च, जोखिम, यहाँ तक कि खुशी को लेकर हमारी जो धारणाएं हैं वो कैसे बदल सकती हैं। और ये किताब ना कोई मुश्किल फॉर्मूले नहीं बताती, बस कहानियां हैं, असल जिंदगी के उदाहरण। ये पैसे से ज्यादा हमारे व्यवहार के बारे में है। तो आज का मिशन है पैसे से जुड़े हमारे बर्ताव, हमारे जज्बातों और फैसलों को थोड़ा बेहतर ढंग से समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि कोई भी पागल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मतलब हमें शायद किसी का फैसला अजीब लगे, जैसे लॉटरी टिकट खरीदना। हाँ, लगता तो है कि पैसे की बर्बादी है, लेकिन हो सकता है उनके अपने अनुभव, उनकी दुनिया में उनके लिए वो सबसे सही कदम हो। हम फैसले अक्सर स्प्रेडशीट देखकर नहीं लेते। सही कहा। रात के खाने की मेज पर जो बातें होती हैं, जो अनुभव होते हैं। बिल्कुल। सोचिए, जिसने मान लीजिए कोई बड़ी मंदी देखी हो बचपन में, हाँ, उसका नजरिया उस इंसान से कितना अलग होगा जिसने सिर्फ तेजी देखी है। बिल्कुल। तो यहाँ बात यह है कि हमारे निजी अनुभव जो हैं वो अक्सर डेटा पर भारी पड़ जाते हैं। और वैसे भी हम सब इन नई चीजों के साथ, जैसे रिटायरमेंट प्लान्स हैं, स्टॉक मार्केट एप्स, हाँ, ये सब नया है। हाँ, अभी नए ही हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। तो क्या हम बस अपने अनुभवों के हिसाब से ही चलते रहेंगे या इसे बदला जा सकता है? नहीं, बदला तो जा सकता है, पर उसके लिए थोड़ा रुक कर सोचना होगा। ये मानना होगा कि शायद हमारी समझ पूरी नहीं है। अच्छा। और दूसरों के जो अनुभव हैं वो भी उतने ही सही हो सकते हैं, भले ही वो हमसे अलग हों। मतलब दूसरों के नजरिए को भी समझना। जी। तो सार यही है कि पैसे से जुड़े फैसले अक्सर हमें अपने नजरिए से सही लगते हैं, भले ही बाहर से देखने वाले को वो अजीब लगे। ये बात आगे एक और अहम मुद्दे से जुड़ती है कि सफलता सिर्फ मेहनत या हुनर नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। भाग्य और जोखिम, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे बिल गेट्स का उदाहरण दिया है किताब में। हाँ, वो बहुत प्रतिभाशाली थे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। पर ये भी तो था कि उनके स्कूल में 60 के दशक में कंप्यूटर था। हाँ, ये तो किस्मत की बात थी, बहुत कम स्कूलों में था उस वक्त। और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बन पाई। बिल्कुल। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जोखिम। उनके एक दोस्त थे केंट इवेंस, उतने ही होशियार। हाँ, सुना है। एक पहाड़ चढ़ने के हादसे में उनकी मौत हो गई। ये सरासर जोखिम था, अनिश्चितता। तो मतलब सफलता या असफलता को देखते वक्त सिर्फ इंसान को नहीं देखना चाहिए। नहीं, ये जो अदृश्य ताकतें हैं, लक और रिस्क, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक और उदाहरण है रिचर्ड फुस्कोन का। हाँ, वो निवेशक, बहुत सफल, हार्वर्ड पढ़े, बड़े बैंकर बने, पर 2008 के क्रैश में सब गवा दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा था। वो जोखिम उन्होंने नजरअंदाज किया। सही बात है। ये सोचना कि कितना कुछ हमारे बस में नहीं है थोड़ा मुश्किल लगता है तो। और शायद इसीलिए एक और जाल में लोग फंस जाते हैं। कौन सा? वो कभी पर्याप्त नहीं वाला रवैया। अच्छा, मतलब कितना भी मिल जाए कम ही लगता है। हाँ, लोग और ज्यादा के पीछे भागते रहते हैं। अपनी तुलना हमेशा उन लोगों से करते हैं जिनके पास और ज्यादा है। जैसे रजत गुप्ता या बर्नी मडोफ। उनके पास तो पहले ही बेशुमार दौलत थी, लेकिन और ज्यादा की चाहत में गैर कानूनी काम किए, सब कुछ दांव पर लगाया और आखिर में सब गवा दिया। तो ये सवाल उठता है कि क्या कोई जानता है कि रुकना कब है? अपनी जरूरत भर की सीमा तय करना, मतलब इनफ को पहचानना है। वरना सोशल कंपैरिजन का तो कोई अंत ही नहीं है। तो अगर और ज्यादा के पीछे भागना खतरनाक है, तो फिर दौलत बनाने का सबसे अच्छा टिकाऊ तरीका क्या है? जवाब शायद थोड़ा बोरिंग लगे, पर वो है समय और लगातार टिके रहना। कंपाउंडिंग। हाँ, कंपाउंडिंग, यानी आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना और फिर उस मुनाफे पर भी। वो बर्फ के गोले वाला उदाहरण? बिल्कुल। जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है धीरे धीरे, और बड़ा होता जाता है। हाँ, और समय के साथ बहुत विशाल हो जाता है। वॉरेन बफेट को देखिए, उनकी 90% से ज्यादा दौलत 65 साल की उम्र के बाद बनी है। अच्छा, ये तो कमाल है। क्योंकि उनके निवेश को दशकों तक बढ़ने का मौका मिला, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। तो धैर्य बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल और, क्या अमीर बनना और अमीर बने रहना ये एक ही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत अहम फर्क है। अच्छा, कैसे? देखिए, अमीर बनने के लिए शायद आपको बड़े जोखिम लेने पड़े,
थोड़ा आशावादी होना पड़े, हिम्मत दिखानी पड़े। हाँ, वो तो है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसका ठीक उल्टा चाहिए। उल्टा मतलब थोड़ी कंजूसी, थोड़ी सी घबराहट कि कहीं ये सब चला ना जाए, और ये मानना कि आपकी सफलता में सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, भाग्य का भी हाथ था। हाँ। विनम्रता। तो जो हुनर अमीर बनाते हैं वो शायद अमीर बने रहने में काम ना आए। बिल्कुल। जैसी लिवरमोर का उदाहरण है, बहुत शानदार क्रेडिट थे, कई बार बहुत पैसा बनाया। हाँ, मशहूर हैं। पर वो जोखिम लेना बंद नहीं कर पाए, टिके नहीं रह पाए और अंत में सब गंवा दिया। तो अमीर बने रहने के लिए सबसे जरूरी है खेल में टिके रहना, हारना नहीं। टिके रहने की बात आपने कही, तो ये भी समझना होगा कि रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। मतलब ज्यादातर कोशिशें तो शायद नाकाम ही होती हैं। हाँ, ये भी एक सच्चाई है, और यहीं पर टेल्ड इवेंट्स का कॉन्सेप्ट आता है। टेल इवेंट्स वो क्या है? मतलब ऐसी घटनाएं जो होती तो बहुत कम है, लेकिन उनका असर बहुत ज्यादा होता है। बहुत बड़ा। जैसे एप्पल का आईफोन। सोचिए, एप्पल ने कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाए होंगे जो नहीं चले, फ्लॉप हो गए। हाँ, बहुत सारे। लेकिन एक आईफोन जैसी सफलता ने उन सारी पिछली नाकामियों की भरपाई कर दी, उससे कहीं ज्यादा कमा कर दिया। अच्छा, तो निवेश में भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल। आपके ज्यादातर निवेश शायद औसत रिटर्न देंगे, कुछ डूब भी जाएंगे, लेकिन कुछ होंगे जो असाधारण रूप से सफल होंगे, वही टेल इवेंट्स, और वो पूरे पोर्टफोलियो की तस्वीर बदल देंगे। तो जरूरी ये है कि आप मैदान में टिके रहें। हाँ, टिके रहें इतने लंबे समय तक कि आपको इन बड़े मौकों का, इन टेल इवेंट्स का फायदा मिल सके। अगर आप जल्दी बाहर हो गए तो ये मौके हाथ से निकल जाएंगे। कि पैसे के साथ जो हमारा रिश्ता है उसे समझने के लिए क्या हमें अपनी जिंदगी की कहानी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मतलब हमारा अपना इतिहास, हमारे अनुभव, डर, सपने, हाँ। ये सब हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को कैसे बनाते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, और क्या उन कहानियों को समझकर शायद थोड़ा बदलकर हम अपना वित्तीय भविष्य बेहतर बना सकते हैं। इन अंशों के हिसाब से देखें तो असली दौलत का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना या फिर वो महंगी चीजें खरीदना वो नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? असली दौलत है अपने समय पर, अपने वक्त पर पूरा नियंत्रण होना। नियंत्रण? हाँ, मतलब ये आजादी कि कोई क्या करना चाहता है, कब करना चाहता है और किसके साथ, वो कंट्रोल। ये तो हमारी जो आम सोच है पैसे को लेकर उससे काफी अलग है। हम तो अक्सर सोचते हैं कि भाई महंगी कार ले ली, बड़ा घर बना लिया तो कामयाब हो गए। बिल्कुल, और यहीं पर वो एक दिलचस्प चीज आती है, कार वाले व्यक्ति का विरोधाभास। कार वाले व्यक्ति का विरोधाभास, ये क्या है? मतलब जब हम किसी को महंगी लग्जरी कार में देखते हैं ना, तो हम असल में उस आदमी की तारीफ नहीं कर रहे होते। नहीं। तो किसकी? हम उस कार की तारीफ कर रहे होते हैं और मनी मन सोचते हैं कि वाह, अगर मैं इस कार में होता तो कैसा लगता। अरे हाँ, सही बात है। तो मतलब हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, पर लोग चीज देखते हैं, मालिक को नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो दिखावे वाला खर्च वो अक्सर बेकार जाता है। तो अगर ये दिखावा असली दौलत नहीं है तो फिर असली दौलत क्या है? कैसे पाएं उसे? असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। दिखती नहीं मतलब? हाँ, ये वो पैसा नहीं जो आपने खर्च कर दिया नई कार या घड़ी पर। ये वो पैसा है जो आपने बचाया है, निवेश किया है। अच्छा। आपका बैंक बैलेंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपको अंदर से महसूस होती है। ये है अदृश्य संपत्ति, जिसके बारे में आप सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते। ये अदृश्य संपत्ति, इसे बनाने का तरीका क्या है फिर? एक तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है पर बहुत असरदार है। बताइए। बिना किसी खास लक्ष्य के भी बचत करना। बिना लक्ष्य के? हाँ, बस बचाते रहो। हाँ, बस बचत करना। किस लिए पता नहीं, शायद कोई इमरजेंसी आ जाए, शायद कोई बढ़िया मौका मिल जाए। ये आपको ना एक तरह का लचीलापन देता है, कंट्रोल देता है। एक सेफ्टी नेट जैसा। बिल्कुल, एक सुरक्षा जाल। जब चीजें प्लान के मुताबिक ना चलें तब ये काम आता है। ये बात तो ठीक है, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन फैसलों का क्या? क्या हमें हमेशा मतलब बिल्कुल गणित के हिसाब से सबसे तार्किक फैसला ही लेना चाहिए? नहीं, हमेशा नहीं। कभी कभी ना व्यवहारिक होना
तार्किक होने से ज्यादा बेहतर होता है। व्यवहारिक और तार्किक में क्या फर्क है यहाँ? मतलब ऐसा फैसला लेना जो शायद कागज पर गणित के हिसाब से एकदम बेस्ट ना हो, लेकिन वो आपको मानसिक शांति दे और आप उस पर टिके रह सकें लंबे समय तक। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई छोटा कर्ज है जिस पर ब्याज ज्यादा नहीं है। गणित कहेगा कि इसे चुकाने से अच्छा है पैसा इन्वेस्ट कर दो। हाँ, क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिलेगा शायद। पर अगर वो कर्ज आपके सिर पर बोझ है, रात को नींद नहीं आती, तो उसे चुका देना भले ही गणितीय रूप से गलत हो, वो व्यवहारिक रूप से सही है क्योंकि आपको शांति मिल रही है। अच्छा, तो मतलब वो प्लान सबसे अच्छा है जिस पर हम टिक सकें, ना कि वो सिर्फ नंबरों में अच्छा दिखे। बिल्कुल वही, ये बात समझ आई। व्यवहारिक होना जरूरी है। लेकिन जिंदगी में तो कुछ भी हो जाता है ना? प्लान हमेशा काम नहीं करते। कहाँ करते हैं, बिल्कुल सही कहा। इतिहास भरा पड़ा है ऐसी बड़ी अप्रत्याशित घटनाओं से जिनको टेल इवेंट्स कहते हैं। टेल इवेंट्स जैसे 2008 का वो आर्थिक संकट या हाल का कोविड, किसी ने सोचा था? ये ऐसी चीजें हैं जो सब कुछ बदल देती हैं और भविष्य में भी ऐसा होगा ही होगा। तो सिर्फ अच्छी या सामान्य स्थितियों के लिए प्लान बनाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर इस अनिश्चितता के लिए कैसे तैयार रहें जब पता ही नहीं कि क्या होने वाला है? इसका जवाब है गलती की गुंजाइश रखकर। गलती की गुंजाइश, मार्जिन फॉर एरर। हाँ, मतलब अपनी योजनाओं में, अपने अनुमानों में हमेशा एक बफर लेकर चले, एक सेफ्टी मार्जिन। जैसे बजट बनाते समय थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मानकर चलना, या एक इमरजेंसी फंड बनाना, या निवेश करते समय थोड़ा कम जोखिम लेना, जितना आप ले सकते हैं उससे। अच्छा। ये मानना कि भाई चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, प्लान फेल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरी तरह बर्बाद ना हो जाऊं, थोड़ी गुंजाइश हो। ये गलती की गुंजाइश वाली बात तो समझ आती है बाहरी अनिश्चितता के लिए, लेकिन क्या हम ये भी भूल जाते हैं कि हम खुद भी अंदर से बदल सकते हैं? अरे हाँ, ये एक और बहुत जरूरी मनोवैज्ञानिक बात है इसमें। हम ना अक्सर लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं। हाँ, रिटायरमेंट प्लान, करियर प्लान। बिल्कुल, और ये मानकर बनाते हैं कि भविष्य में भी हम वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। हमारी पसंद, हमारी प्राथमिकताएं सब सेम रहेंगी। इसे कहते हैं इतिहास के अंत का भ्रम। इतिहास के अंत का भ्रम। हाँ, मतलब हम मानते हैं कि हम अतीत में तो बहुत बदले, पर अब यहाँ से आगे हम नहीं बदलेंगे, हम स्थिर हो गए हैं। पर ऐसा होता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। हम सब बदलते हैं, हमारी इच्छाएं बदलती हैं, जरूरतें बदलती हैं। इसलिए हमारी योजनाओं में भी वो लचीलापन होना चाहिए कि अगर हम बदलें तो प्लान भी बदल सके, एकदम पत्थर की लकीर ना हो। इन अंशों का निचोड़ ये निकलता है कि सच्ची दौलत का मतलब सिर्फ पैसा या महंगी चीजें नहीं है, नहीं, बल्कि ये है स्वतंत्रता, अपने समय पर नियंत्रण, हाँ, मन की शांति और वो लचीलापन कि हम बदलावों को अपना सके। सही। और ये मिलती है दिखावे से नहीं, बल्कि उस अदृश्य बचत से, व्यवहारिक फैसलों से, और अनिश्चितता के लिए हमेशा थोड़ी गुंजाइश रखने से। एकदम सही कहा। असल सवाल ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, असल सवाल ये है कि आपके अपने जीवन और अपने समय पर कितना नियंत्रण है। वही सच्ची दौलत है। कहना नहीं है तो आज अपनी भविष्य की बदलती जरूरतों और आने वाली अनिश्चितताओं के लिए थोड़ी और गुंजाइश या वो लचीलापन बनाने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा व्यवहारिक कदम उठाया जा सकता है? किताब कहती है कि पैसा बनाने में सिर्फ पैसा नहीं लगता, उसमें तनाव है, अनिश्चितता है और लंबा इंतजार, ये सब भी कीमत का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। और ये वाला आइडिया कि बाजार का जो उतार चढ़ाव है वो कोई जुर्माना या पेनाल्टी नहीं है, बल्कि लंबी रेस में, मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बने रहने की एक फीस है, ये सोच ही बदल देता है। सही कहा। ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, और इस फीस को स्वीकार करना और इसे चुकाने के लिए तैयार रहना शायद यही वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है। ये बस खेल का हिस्सा है, कोई गलती का दंड नहीं है। जैसा किताब में भी एक सबक है, हर चीज की कीमत होती है, सवाल बस ये है कि क्या हम उसे चुकाने को तैयार हैं? सही बात है। और शायद ये कीमत चुकाने की इच्छा या क्षमता इस पे भी निर्भर करती है कि आप असल में कौन सा खेल खेल रहे हैं, है ना? ये हमारा अगला पॉइंट है कि हर कोई अपना अलग वित्तीय खेल खेल रहा होता है जी। सबके लक्ष्य अलग हैं, टाइमलाइन अलग है, रिस्क लेने की हिम्मत अलग है। किताब में वो मैराथन धावक का उदाहरण बहुत अच्छा है कि किसी स्प्रिंटर को देखकर जो शायद छोटी दौड़ दौड़ रहा हो, उसकी रफ्तार की नकल करना कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ,
और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया इस तुलना को और भी मुश्किल बना देता है, जहां सिर्फ लोगों की सफलता की झलकियां ही दिखती हैं, वो भी फिल्टर्ड वाली। हाँ बिल्कुल। तो दूसरों की स्ट्रैटेजी को कॉपी करना बिना ये समझे कि उनका लक्ष्य क्या था, उनकी टाइमलाइन क्या थी, उनकी रिस्क लेने की क्षमता क्या थी, ये तो मतलब अपने ही खेल में हारने का पक्का तरीका है। इसीलिए वो 13वां सबक याद दिलाता है, अपना खेल पहचानिए और दूसरों को अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। ये दूसरों को देखकर फैसले लेना तो एक जाल है ही, पर हमारे अपने दिमाग में भी कुछ जाल होते हैं, जैसे निराशावाद की तरफ हमारा एक नेचुरल झुकाव। किताब बताती है कि हम बुरी खबरों की तरफ क्यों ज्यादा खींचते हैं। अच्छा। शायद इसलिए कि निराशावादी होना ज्यादा क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल या समझदारी भरा लगता है, लेकिन लंबी अवधि में देखें तो आशावाद ज्यादा सटीक साबित होता है, भले ही वो सुनने में थोड़ा बोरिंग लगे। ये दिलचस्प है कि हमारा दिमाग कैसे वायर्ड है, और इसी तरह हम तथ्यों और आंकड़ों से कहीं ज्यादा कहानियों से प्रभावित होते हैं, है ना? चाहे वो रातों रात अमीर बनने की कोई लुभावनी कहानी हो या फिर 2008 के संकट का कोई डरावना अनुभव हो। हाँ बिल्कुल, कहानियां याद रहती हैं। हाँ, क्योंकि कहानियां इमोशनल होती हैं, सिंपल लगती हैं, पर क्या वो हमेशा पूरी सच्चाई बताती हैं, या क्या वो हमेशा अच्छी सलाह होती हैं? हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम किसी बात पर इसलिए यकीन कर रहे हैं क्योंकि वो सच है, या सिर्फ इसलिए कि वो सुनने में अच्छी लगती है या आसान लगती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। कहानियों का असर वाकई में बहुत गहरा होता है, और शायद इन बाहरी तुलनाओं और अपने अंदर के मानसिक जालों से बचने का एक तरीका ये याद रखना है कि व्यक्तिगत वित्त वो सच में व्यक्तिगत होता है। जी। किताब में एक डेंटिस्ट का उदाहरण है, जैसे हर मरीज का इलाज अलग होता है उसकी जरूरत के हिसाब से, वैसे ही पैसे के मामले में कोई एक फॉर्मूला सबके लिए फिट नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। लेखक ने खुद अपने उदाहरण दिए हैं इसमें, जैसे कैसे उन्होंने कम ब्याज दर होने के बावजूद अपना घर का लोन जल्दी चुका दिया, क्योंकि उनके लिए मानसिक शांति, वो रात की चैन की नींद ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वो सुकून। या फिर कैसे वो अपनी बचत का शायद 20% कैश में रखते हैं, जो कि आमतौर पर एक्सपर्ट शायद मना करें, लेकिन इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास मिलता है और एक तरह का लचीलापन की जरूरत पड़ने पर वो तुरंत कोई फैसला ले सकते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य, जैसा वो कहते हैं, स्वतंत्रता है। हाँ। अपने समय पर कंट्रोल, अपने फैसलों पर कंट्रोल। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पैसे का प्रबंधन ऐसे करें कि रात को चैन की नींद सो सकें। सुनने में बहुत सरल है, पर शायद सबसे गहरी सलाह यही है। सबसे अच्छा फाइनेंशियल प्लान वही है जो आपके लिए काम करता है, आपकी सिचुएशन, आपके स्वभाव के हिसाब से। हाँ, जो आपको सूट करे। तो इन सब बातों का सार निकालें तो यही लगता है कि पैसा सिर्फ गणित या एक्सेल शीट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा मनोविज्ञान है। वो छिपी हुई लागतों को समझना, दूसरों से तुलना करने के जाल से बचना, अपने दिमागी पूर्वाग्रहों को पहचानना, और सबसे जरूरी अपने लिए एक व्यक्तिगत रास्ता बनाना, ये सब बहुत मायने रखता है। निश्चित रूप से। और सफलता का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट में ज्यादा जीरो लगाना नहीं है, बल्कि पैसे को इस तरह कमाना और संभालना है जिससे मन शांत रहे और जीवन में विकल्प खुले रहें, आजादी महसूस हो। पैसा एक साधन है, अपने आप में मंजिल नहीं। बिल्कुल। और हम अपने सुनने वालों के लिए अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या असली दौलत बैंक बैलेंस में है या फिर अपने समय और अपने जीवन के फैसलों पर नियंत्रण पाने में है?